अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरा नाम मुनीबुर रहमान और फार्माकोलॉजी एंड थेरापेटिक्स 1 एक नई सीरीज़ के साथ मैं हाजिर हूँ। प्रीवियसली मैंने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की फार्माकोलॉजी, थेरापेटिक यूजेस, ड्रग्स के एडवर्स इफेक्ट एंड ऑल अबाउट एएनएस मैंने आपको पढ़ाया 7 लेक्चर्स में। एक सीरीज़ थी, अगर जिसने अभी तक वो नहीं देखी तो वो कार्ड्स में यहाँ पर शो हो रहा होगा, वो लाजमी देखे। फार्म डी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है एएनएस से, जो आता है 30 से 40 मार्क्स का वेटेज होता है उसका। 2-3 क्वेश्चन एक साथ आते हैं, तो वो लाजमी देखें, ठीक है। एमबीबीएस वाले स्टूडेंट्स भी मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि फार्माकोलॉजी एंड थेरापेटिक्स एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है मेडिकल साइंस का। सो स्टार्ट करते हैं एक नई सीरीज, ड्रग्स इफेक्टिंग द सीवीएस कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। सबसे पहली मेजर जो इसके अंदर क्लास आती है ड्रग्स की, वो आती है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। बिकॉज जो हाइपरटेंशन है, जो हाई ब्लड प्रेशर, ये जो डिजीज है, ये जो डिसऑर्डर है, ये बेसिकली बहुत कॉमन है। तो इसको ट्रीट करने के लिए जो मेडिकेशंस हैं वो भी मार्केट में बहुत कॉमन है, जिनको पढ़ना बहुत जरूरी है। तो एज अ फार्म डी स्टूडेंट हमें पता होना चाहिए व्हाट आर एंटी हाइपरटेंसिव्स। सबसे पहले हमें बेसिक्स पता होनी चाहिए हाइपरटेंशन क्या होता है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर जैसे कि पता है, जिसको आम जुबान में हम कहते हैं ऊपर वाला ब्लड प्रेशर और नीचे वाला ब्लड प्रेशर, लेकिन हम इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में कहते हैं डायास्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। 80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी एंड 120 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, ठीक है। तो ये ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। हाइपरटेंशन तब होता है जब हम एक पेशेंट को हाइपरटेंसिव तब करार देते हैं जब उसका ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 130 हो जाए या उससे ऊपर, और डायस्टोलिक 80 से ऊपर हो जाए। तो ये ब्लड प्रेशर की 4 डिवीजन होती है, लिपनकॉट के चार्ट में बनी होगी। लाजमी मुझे कमेंट करके बताएं कौन कौन सी डिवीजन है ब्लड प्रेशर की टाइप्स की, ठीक है। तो वो लाजमी मुझे बताएं, मैंने बता भी दिया लिपनकॉट में, बुक में, चार्ट पे भी बनी होगी एंटी हाइपरटेंसिव वाले टॉपिक में, तो ये मुझे लाजमी बताएं। इसके अलावा हाइपरटेंशन रिजल्ट्स फ्रॉम, और किस किस वजह से ये हाइपरटेंशन अकर हो सकता है। पेरिफेरल वास्कुलर रेसिस्टेंस, ठीक है, जो पेरिफेरल में वेजल्स हैं उनकी वो रिजिड हो जाती हैं या उनमें रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड का प्रेशर जो होता है वो तेज हो जाता है। ब्लड वॉल्यूम ज्यादा हो गया, ठीक है, ब्लड वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा अगर हो जाए तो ये भी एक अलार्मिंग सिचुएशन होती है। इससे फिर CHF जैसी डिजीजेस भी होना स्टार्ट हो जाती हैं। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, CHF, ठीक है। इसके बाद हार्ट रेट अगर ऐसे नोट फायर कर जाए, ठीक है, ऐसे नोट की एक्टिविटी ज्यादा हो जाए तो हार्ट रेट ज्यादा हो जाएगा, क्रोनोट्रोपिक आइनोट्रोपिक फंक्शन ज्यादा हो जाएगा हार्ट का। तो ये सारा कुछ जो रिजल्ट इसका जो मिलता है वो हाइपरटेंशन होता है। मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर है, ठीक है, लीड्स टू CKF और एंड हार्ट फेलियर, क्रॉनिक किडनी फेलियर, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन हम इसको किस किस वे में ट्रीट कर सकते हैं, बेसिकली ये हमारा टॉपिक अब स्टार्ट हुआ है। मैंने आपको बेसिक्स बता दी। या तो ट्रीटमेंट हो सकता है पेरिफेरल वास्कुलर रेसिस्टेंस को कम कर सकें, जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स काम कर सकते हैं, या वेजोडाइलेटर्स, लोकल वेजोडाइलेटर्स करते हैं, ठीक है। या तो हम अपने ब्लड वॉल्यूम को कम कर दें, तो वो ब्लड वॉल्यूम को कम करेंगे बाय द एलिमिनेशन ऑफ एक्सेस फ्लूइड। वो किस तरह से होगा? डायूरेटिक्स से। डायूरेटिक्स क्या करेंगे? बेसिकली वो ब्लड वॉल्यूम को रिड्यूस करेंगे, और उसके साथ कॉम्बिनेशन में, कंजंक्शन में हम रेनिन, एंजियोटेंसिन, आल्डोस्टेरोन सिस्टम इनहिबिटर्स भी दे सकते हैं, जिनमें ARB, स्प्रिल्स एक्सेट्रा आती है। ये क्लासिफिकेशन है जो मैंने बनाई हुई है अपने लेक्चर के लिए, बेसिकली याद करने में आसान हो जाएगा आप सबके लिए भी। सिंपैथेटिक एक्टिविटी को हम कम कर सकते हैं, बिकॉज वी नो दैट ब्लड प्रेशर या हार्ट रेट हमेशा इंक्रीज तब होगा, ये वाला पॉइंट है, हार्ट रेट तब इंक्रीज होगा जब सिंपैथेटिक टोन हमारी इंक्रीज होगी, सिंपैथेटिक आउटफ्लो इंक्रीज होगा, नॉर एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन का रश होगा, ठीक है, या डोपामिन का रश होगा। तो उसको कम करने के लिए हम सिंपैथोलाइटिक्स दे सकते हैं, जिसमें सेंट्रली एक्टिंग, अब डोपामिन के एनालॉग्स भी आ सकते हैं, ठीक है, अल्फा एंड बीटा ब्लॉकर्स भी आ सकते हैं। तो ये आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। ये चैनल, तो जिस चैनल पे आप देख रहे हैं मैंने मेंशन किया हुआ है, तो लाजमी सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। सो स्टार्ट करते हैं एंटी हाइपरटेंसिव्स की फर्स्ट क्लास, मेजर क्लास सिंपैथोलाइटिक्स। इसके अंदर भी सब क्लासेस हैं, तो नाम से ही जाहिर है ये सिंपैथोलाइटिक्स है। सिंपैथोलाइटिक्स मींस सिंपैथेटिक ब्लॉकर्स, एड्रीनर्जिक ब्लॉकर्स यहां पर यूज होंगे, लेकिन इसमें जरूरी नहीं है कि एड्रीनर्जिक ब्लॉकर्स हो। हमने एक क्लास पढ़ी थी अल्फा 2 ब्लॉकर्स, अल्फा 2 एगोनिस्ट। बेसिकली अल्फा 2 एगोनिस्ट का काम भी यही है कि सिंपैथेटिक टोन को डिक्रीज करना, तो वो भी सिंपैथोलाइटिक्स में आएगा, लेकिन वो ब्लॉकर्स नहीं है, तो हम इस वजह से टर्म यूज करते हैं सिंपैथोलाइटिक्स। दीज ड्रग डिक्रीज द सिंपैथेटिक टोन। यहां पर रिसेप्टर्स का जिक्र नहीं है कि ब्लॉक हो रहा है, नहीं हो रहा, बस ये आपने याद रखना है, डिक्रीज द सिंपैथेटिक टोन, ठीक है। जिसने एएनएस का लेक्चर लिया होगा वो ये सिंपैथोलाइटिक्स उसको बड़ी आसानी समझ में आ जाएगी। तो सेंट्रली एक्टिंग है, फर्स्ट क्लास, ठीक है। क्लोनिडीन, अल्फा मिथाइल डोपा, नाम से आपको पता लग गया कि ये जो वो ड्रग्स हैं जो मैंने एएनएस में पढ़ाई थी आपको लास्ट में, जो कि अल्फा 2 ब्लॉकर्स है। फिर मैं गलत बोल रहा हूं, यहां पर अल्फा 2 एगनिस्ट है, ये ब्लॉकर्स नहीं है, ठीक है। तो कंफ्यूज आपने भी नहीं होना।
दीज ड्रग्स सप्रेस द सेंट्रल ड्राइव, ठीक है, सेंट्रल ड्राइव को सप्रेस करेंगे, दैट कम्स फ्रॉम द एसएनएस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम टू रिलीज नॉरएपिनेफ्रिन, रिलैक्सिंग द आर्टरीज, ये आर्टरीज को रिलैक्स भी करेंगे एज वेल एज वेन्स को भी करेंगे। मींस इससे क्या होगा, सिस्टेमिक वास्कुलर रेजिस्टेंस कम होगी, प्री लोड कम होगा और एंड में हमारा कार्डिक आउटपुट कम हो जाएगा। स्लोइंग डाउन द कंट्रैक्शन ऑफ द हार्ट, इनका दूसरा फंक्शन क्या है, क्योंकि ये जनरलाइज्ड वे में सिंपैथेटिक टोन को कम कर रहे हैं, तो ये मसल्स जो हार्ट के उनको भी अफेक्ट करेंगे, हार्ट रेट को डिक्रीज करेंगे, कंट्रैक्टिलिटी को डिक्रीज करेंगे। तो इंक्रीज नॉरएपिनेफ्रिन, बेसिकली नॉरएपिनेफ्रिन का इंक्रीज करता क्या क्या है, हार्ट रेट को इंक्रीज करेगा, कंट्रैक्शन को, सिस्टेमिक वास्कुलर रेजिस्टेंस को एंड प्री लोड को। तो ये मैंने दिखाया हुआ है, सिंपैथेटिक टोन आ रही है, ठीक है, यहाँ से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का सिनेप्स गैंग्लिया, तो यहाँ से नॉरएपिनेफ्रिन का रिलीज हो रहा है जो कि रिसेप्टर्स पे एक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से कार्डिक आउटपुट, सिस्टेमिक वास्कुलर रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, इन दी एंड ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा। ये फॉर्मूला है इसका। मैकेनिज्म देख लेते हैं, मैकेनिज्म समझा तो दिया, लेकिन मैं फिर भी आपको रिसेप्टर्स की सूरत में समझा देता हूँ कि किस रिसेप्टर पे एक्ट करेगा। ये हमारे पास प्री सिनेप्टिक जो है हमारे पास न्यूरॉन है, ठीक है, ये रिसेप्टर्स हैं, ये रिसेप्टर्स बेसिकली अल्फा और बीटा हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अल्फा 2 रिसेप्टर्स है जो कि क्या करेंगे, नॉरएपिनेफ्रिन के आउटफ्लो को डिक्रीज करेंगे, डिक्रीज द आउटफ्लो ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन। तो उसके आउटफ्लो को डिक्रीज करने से क्या होगा, यहाँ पर अल्फा और बीटा रिसेप्टर्स पे हमें नॉरएपिनेफ्रिन की जो अकुमुलेशन है या जो बाइंडिंग है वो कम मिलेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा सिंपैथेटिक आउटफ्लो है वो कम हो जाएगा, हार्ट रेट कम हो जाएगा, ब्लड प्रेशर को ट्रीट करेंगे। यही बात लिखी हुई, क्लोनिडीन इज एन अल्फा 2 रिसेप्टर एगोनिस्ट, अल्फा 2 रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट ऑन द प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन, व्हेन क्लोनिडीन बाइंड्स टू इट, इट इनहिबिट्स द रिलीज ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन, डिक्रीज इन द इनहिबिशन ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन आउटफ्लो, एसएनएस आउटफ्लो। मैंने आपको बताया था कि मैं अल्फा मिथाइल डोपा का जो सही मैकेनिज्म है, मतलब कि सही से मुराद डिटेल मैकेनिज्म है, वो मैं आपको एंटी हाइपरटेंसिव में बताऊंगा। तो मैं बताने लगा हूं। तो बेसिकली जो अल्फा मिथाइल डोपा है वो बिल्कुल अल्फा 2 पे ही एक्ट करेगी, लेकिन वो करती क्या है, टायरोसिन एल डोपा में कन्वर्ट होता है, डोपामीन बनता है, डोपामीन से नॉरएपिनेफ्रिन, वो इस पाथवे को इनहिबिट करता है। बेसिकली टायरोसिन को एल डोपा में कन्वर्ट ही नहीं होने देगा। It is alpha 2 agonist and exert its action by alternating the synthesis of norepinephrine. Norepinephrine नहीं बनेगा, norepinephrine मिथाइल में तब्दील हो जाएगा, मिथाइल ग्रुप उसके साथ जुड़ जाएगा। Indications and adverse effect means इसको किस किस कंडीशंस में हम यूज कर सकते हैं, और जो कि मैंने आपको बताया था, अल्फा मिथाइल डोपा प्रेगनेंसी ब्लड प्रेशर में यूज होती है। क्लोनिडीन, अच्छा, प्रेगनेंसी के ब्लड प्रेशर को क्या कहते हैं हम, ब्लड प्रेशर का टॉपिक है, आपको पता होना चाहिए, मुझे कमेंट में बताएं कि ब्लड प्रेशर जो प्रेग्नेंट वुमेन में रन कर रहा होता है या एट द टाइम ऑफ लेबर, तो वो उस ब्लड प्रेशर को क्या कहते हैं, उसकी टर्म है। क्लोनिडीन को हम इट इज नॉट, ये दोनों जो ड्रग है फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट के लिए नहीं है, लेकिन विड्रॉल सिम्टम्स मैंने बताया था जो अल्कोहल, ओपियोइड्स या बेंजोडाइजेपिन्स में से होते हैं या उनसे ब्लड प्रेशर होता है, तो उसमें हम दे सकते हैं। एडवर्स इफेक्ट क्या होते हैं, सिडेशन, ड्राई माउथ, कॉन्स्टिपेशन, सारे एंटीकोलिनर्जिक जो एडवर्स इफेक्ट होंगे वही होंगे। अल्फा मिथाइल डोपा इट इंडिकेट्स इट इज यूजफुल फॉर द प्रेग्नेंट वुमेन, ठीक है, मैंने बता दिया था। एडवर्स इफेक्ट क्या होंगे, मे कॉज हिमोलाइटिक एनीमिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिडेशन एंड ड्राउजीनेस। तो ये था सिंपैथोलाइटिक्स में। अभी सिर्फ एक क्लास हमने पढ़ी जो कि है अल्फा 2 एगोनिस्ट्स। देन अब चलते हैं बी क्लास, बीटा ब्लॉकर्स। जैसा कि आप सबको पता है, बीटा ब्लॉकर्स ही वो ड्रग है जो हम ब्लड प्रेशर में देते हैं, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट, मोस्ट ऑफ द केसेस में फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होता है। तो बीटा ब्लॉकर्स को पढ़ना समझना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एक फार्मासिस्ट के लिए। बीटा ब्लॉकर्स नेम से जाहिर है बीटा 1 ब्लॉकर्स होंगे यहाँ पर, ठीक है। अब मैं इसकी आगे भी क्लासेस बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पर बीटा 1 ब्लॉकर्स है एटिनोलोल, बिजोप्रोलोल, एस्मोलोल, मेटोप्रोलोल, नेबिवोलोल। इसमें से एक ड्रग एज इट इज पेपर में पूछ ली जाती है, ये सारा भी पूछा जा सकता है। तो बैकग्राउंड देखते हैं, नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज हो गया, ठीक है, हम सिंपैथेटिक टोन को नहीं रोक पाए। सिंपैथेटिक टोन हम वैसे फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट क्यों नहीं देते क्लोनिडीन अल्फा मिथाइल डोपा, क्योंकि सिंपैथेटिक टोन को वो इनहिबिट कर सकते हैं, जिसकी वजह से जनरलाइज्ड हमें ड्राई माउथ देखने को मिलता है, कॉन्स्टिपेशन, जनरलाइज साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। तो इस वजह से हम कोशिश करते हैं हम रिसेप्टर फार्माकोलॉजी को टारगेट करें बीटा ब्लॉकर्स देकर। अ ड्रग टू ब्लॉक इट्स इफेक्ट, अब हमें रिक्वायर्ड होता है कि ऐसी ड्रग दें जो पोस्ट सिनेप्सिस रिसेप्टर पे जाकर एक्ट करें। 2000 बीटा ब्लॉकर्स, ठीक है। लोकेशंस बीटा रिसेप्टर्स की मैं रिवीजन के लिए आपको बताता हूँ। हार्ट पे बीटा 1 रिसेप्टर्स होते हैं, किडनी पे, किडनी के रेनिन, एंजियोटेंसिल, एल्डोस्टेरोन को इफेक्ट करते हैं। हार्ट के कंट्रैक्टिलिटी, नोडल सेल्स, कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स, कॉन्ट्रैक्टिली और नोडल सेल्स जो होते हैं वो हार्ट रेट को कम करते हैं। बीटा 2 रिसेप्टर लंग्स एंड ब्लड वेसल्स, जीआईटी, ब्लैडर, यूटेरस, लिवर में होते हैं। बीटा 3 सिलेक्टिवली एडिपोज टिश्यू एंड ब्लैडर में होते हैं। तो ये हमें चाहिए है इस वक्त इस चीज को टारगेट करने वाली ड्रग्स, ठीक है। बेसिकली तो दीज ड्रग्स, सॉरी थोड़ा फीका लिखा होगा क्योंकि नोट्स बड़े पुराने हैं, वीडियो अब बना रहा हूँ तो थोड़ा कंपेंसेट कर लेगा, बाकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, उसमें सही रिजल्ट आ रहा है। द ड्रग्स इन डिस्कशन हियर आर कार्डियो सिलेक्टिव, बीटा 1, ये आपने याद रखना है, ये बीटा 1 ब्लॉकर्स हैं जो कि हम देते हैं। अदर नॉन सिलेक्टिव ड्रग्स इंक्लूड प्रोप्रेनालोल एंड नडोलोल। प्रोप्रेनालोल मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, बल्कि पिछले लेक्चर में ही बताया होगा कि प्रोप्रेनालोल जो है, प्रोप्रेनालोल इज नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स है। इसको एंजाइटी रिलेटेड ब्लड प्रेशर में दी जाती है और ये देते हैं, लेकिन नॉन सिलेक्टिव होने से इसका जो इफेक्ट होता है वो बीटा 2 रिसेप्टर्स पे होता है, जो कि हमारे जो लंग्स पे इफेक्ट करेगा, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करवाएगा। एस्थमा के ट्रीटमेंट, सॉरी एस्थमा के पेशेंट में हम नहीं दे सकते।
सो कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स की बात करते हैं जो कि बीटा 1 रिसेप्टर्स ब्लॉकर्स हैं। हार्ट सेल्स का ओवरव्यू देखें तो नोडल सेल्स, कंट्रैक्टाइल सेल्स होते हैं, ठीक है। जो नोडल सेल्स होते हैं वो हार्ट रेट को डिक्रीज करेंगे, कार्डिक आउटपुट को डिक्रीज करेंगे, ठीक है। जो कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स होंगे वो कंट्रैक्टिलिटी को, आइनोट्रोपिक, नॉर्मोट्रोपिक, क्रोनोट्रोपिक एक्शन को कम करेंगे, ठीक है। इनमें से तीनों में से कॉन्ट्रैक्टाइल एक्शन कौन सा है वो आपने कमेंट में बताना है। सिस्टेमिक वास्कुलर रेजिस्टेंस, ठीक है, एंड कार्डिक आउटपुट को डिक्रीज करके ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करेंगे। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सिंपल है, बीटा 1 रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे, नोडल सेल्स पे हो चाहे वो कंट्रैक्टाइल सेल्स पे हो, स्लो कर देंगे सिग्नल ट्रांसमिशन, देयरफॉर हार्ट रेट को डिक्रीज कर देंगे, ठीक है। आल्सो कॉन्ट्रैक्टिलिटी को कम करेंगे, मींस इतने इनके पर्पस है हार्ट पे सिर्फ, तो इस वजह से कार्डियो सिलेक्टिव है। द ओवरऑल रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन बीपी। हाई ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने में हम जो है बीटा ब्लॉकर्स को फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट देते हैं इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस। सो अब हम कॉन्ट्राइंडिकेशंस की बात करते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स, फॉर एग्जांपल प्रोप्रानोलोल, यहां पर उसकी बात हो रही है। कॉन्ट्राइंडिकेटेड अस्थमा एंड सीओपीडी के पेशेंट में, ठीक है। एडवर्स इफेक्ट क्या हो सकते हैं, ज्यादा डोज में दें तो ब्रेडिकार्डिया कॉज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हाइपोटेंशन कर सकते हैं, ट्राइग्लिसराइड लेवल इंक्रीज कर देते हैं, अननोन इनका जो होता है मैकेनिज्म होता है, वो बेसिकली बीटा 3 रिसेप्टर्स पे जाकर एक्ट करके एडिपोज टिश्यू को एक्ट करते हैं, तो वो हाई डोजेस पे सारे हमें नजर आते हैं, नॉट एज सच जो नॉर्मल डोजेस है उस पे हमें नजर आएंगे। देन सी जो क्लास है वो अल्फा ब्लॉकर्स की है, ठीक है। अब हमने क्या पढ़ा, और मैंने क्या पढ़ा आपको अभी तक, अल्फा 2 एगनिस्ट पढ़ा है, बीटा 1 या बीटा नॉन सिलेक्टिव प्रोप्रानोलोल जिसमें आ जाती है, हमने वो बताया, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ अल्फा ब्लॉकर्स, ठीक है। अल्फा ब्लॉकर्स बेसिकली अल्फा रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेंगे। बीटा 1 ब्लॉकर्स हैव शोन टू एक्सर्ट देयर इफेक्ट ऑन हार्ट सेल्स। बीटा 1 का तो हार्ट सेल्स भी होता है, सबको पता है। अल्फा 1 रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट ऑन द ब्लड वेसल्स, आर्टरीज और वेन्स में। इसी वजह से जब हम इनको ब्लॉक करेंगे तो क्या होगा, दे कैन कॉज रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल्स ऑफ आर्टरीज एंड वेन्स। जब रिलैक्सेशन होगी, डायलेशन होगी, एरिया ज्यादा होगा, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। सिलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर्स में पैराजोसिन, टेराजोसिन, डॉक्साजोसिन और सिलेक्टिवली अल्फा 1 बी, ये बात मैंने आपको बताई थी। अल्फा 1 ए क्यों नहीं यूज करते, कमेंट में बताएगा क्यों नहीं यूज करते ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने में। मेजरली वो भी कर सकते हैं, लेकिन मेजरली अल्फा 1 बी क्यों करते हैं, जिसमें पैराजोसिन, टेराजोसिन, डॉक्साजोसिन है। जिसने पिछले लेक्चर देखा होगा वो तो फौरन ही आंसर दे देगा। नॉन सिलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर्स जो है, नॉन सिलेक्टिव की बात करो, फेंटोलामीन एंड फेनॉक्सीबेंजामीन, बेसिकली नेजल डीकंजेशन में, सॉरी, ये ब्लॉक करके डायलेशन करेंगे तो इसको नेजल डीकंजेशन में नहीं दे सकते, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। फेंटोलामीन एंड फेनॉक्सीबेंजामीन। सो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लेते हैं, सिंपल। अल्फा 1 ब्लॉकर्स क्या करेंगे, रिलैक्सेशन करेंगे स्मूथ मसल्स की, वेजल्स की, ठीक है, डायलेशन करेंगे। क्या होगा, ये सारा कुछ कम हो जाएगा और अल्टीमेटली हमें ब्लड प्रेशर कम मिलेगा, ठीक है। तो ये था इसका मैकेनिज्म। सो अब हम एडवर्स इफेक्ट की बात करते हैं, जो अल्फा ब्लॉकर्स के एडवर्स इफेक्ट है। रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया कर सकते हैं, क्योंकि ब्लड वेसल्स जब डायलेट होती है तो बैरोरिसेप्टर्स को ये सिग्नल मिलता है कि डायलेशन हो गई है, अब हार्ट रेट को इंक्रीज किया जा सके। तो बेसिकली ये होता है रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया। लो बीपी स्टिमुलेट्स, बिल्कुल वही वाली बात है, ठीक है, पढ़ लेगा। और दो स्टैटिक हाइपोटेंशन कर सकते हैं एट हाई डोजेस, ठीक है। लास्ट जो सिंपैथोलाइटिक्स की बेसिकली जो लास्ट क्लास है, अब देखिए पेपर में जो लेंथ इंक्रीज करने का तरीका होता है वो बेसिकली ये है, कितना छोटा छोटा लिखा हुआ है लेकिन लेंथ कितनी ज्यादा है। हमने जो बेसिकली मैंने जो नोट्स बनाए उसमें क्लासिफिकेशन को मैंने क्लास या कैटेगराइज ऐसे किया हुआ जो कि बिल्कुल इजी टू अंडरस्टैंड हो और हमें मैकेनिज्म भी साफ सा पता लग रहा हो, और पेपर में जो हमारी जो लेंथ है वो भी इंक्रीज हो जाती है। तो लास्ट में सिंपैथोलाइटिक्स में हमने स्पेसिफिकली तो पढ़ लिया मिक्स्ड अल्फा बीटा ब्लॉकर्स किस हद तक ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करते हैं। लेबिटोलोल, कार्बिडाइलोल, these drugs block alpha beta and beta 2 receptors. Carbidiolol is indicated in the treatment of heart failure and hypertension, क्योंकि वो दोनों तरीके से ब्लड वेसल्स भी और हार्ट पे भी इफेक्ट कर रहा है। लेबिटालोल इज यूज्ड एज गेस्टेशनल हाइपरटेंशन, एक हिंट है, ठीक है, ये आपके लिए गेस्टेशनल हाइपरटेंशन। Adverse effect as they block alpha 1 beta as well as beta 2 receptors, this makes their range of action मतलब कि बहुत ज्यादा इनका एक्शन है, हर जगह पर है, wider but also possible adverse effect, ब्रेडिकार्डिया, हाइपोटेंशन, ब्रोंकोस्पाज्म। हाइपोटेंशन क्योंकि दोनों रिसेप्टर्स पे एक्ट कर रहा है, हार्ट रेट भी डिक्रीज कर रहा है, ब्लड वेसल्स भी डायलेट कर रहा है, हाइपोटेंशन के बहुत ज्यादा चांसेस है। तो ये था सिंपैथोलाइटिक्स, ये था हाइपरटेंशन में बेसिकली एंटी हाइपरटेंसिव्स में सिंपैथोलाइटिक्स ड्रग्स का क्या काम है बेसिकली, उसका ये अभी मैंने पोर्शन पढ़ा है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से ब्लड वॉल्यूम को डिक्रीज किया जाता है। अभी तो मैंने बताया कि हार्ट रेट को डिक्रीज या ओवरऑल जो है हार्ट की एक्टिविटी को डिक्रीज करके किस तरह से किया जा सकता है। अब ब्लड वॉल्यूम का जो है वो नेक्स्ट लेक्चर होगा जो कि डायूरेटिक्स में होगा। काइंडली सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नेक्स्ट लेक्चर्स मिले। जज़ाकल्लाह एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय लेक्चर्स।